students, today I'm going to explain you chapter first of class 8th. The name of the chapter is natural resources and their use. Okay, so resources are those things which help us to satisfy our needs. Okay, वो सभी चीज़ें जो हमारी needs को fulfill करती हैं, they are considered to be as resources. And natural resources are those when we get resources by nature. Okay, no human activity play any kind of role in that. Those resources are we are getting completely by nature. Okay, so those are considered as natural resources. Let's study the chapter in which we have first topic, when does nature become a resource, यानी कि nature resource बनता कैसे है, how does nature is helping us to fulfill our needs. Okay, so nature means everything that exists around us. What is the nature? Everything which is around you, you are able to see those things, they are considered to be as nature. Okay, both living things like plants and animals, and non-living things like air, water, rocks that human did not create, all these are considered to be as nature. Okay, so what people usually take these things to grow. तो हम सभी जानते हैं nature is helping us in so many ways to fulfill our needs. We need food, we get those from plants. We need build houses, we are getting wood from trees and all. Okay, we make new products, we use natural resources for all those. So nature is helping us to fulfilling our needs for in so many ways. Okay, but not everything is a resource. There are some categories which we need to fulfill to consider a product as a resource. For example, if you are calling something as a resource, then that should be technologically accessible. यानी कि आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को एक्सेस कर सको. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव हम सभी जानते हैं कि जो वाटर होता है H2O, वो किससे मिलके बना होता है? H2+O2 से, राइट? H2+O2 से. बट क्या आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके वाटर बना दो? अगर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होती तो हम कब का वाटर की एविबिलिटी को दूर कर पाते. ठीक है, लेकिन वाटर हमारे पास बहुत कम अमाउंट में, बिकॉज वी डोंट हैव दिस मच टेक्नोलॉजी टू क्रिएट वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन. ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स एज वेल. ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? दैट रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. दूसरी कंडीशन है इकोनॉमिकली फीजिबल, वो हमारे पास इकोनॉमिकली अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, यानी कि इट शुड नॉट कॉस्ट टू मच, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हमारे लिए अफोर्डेबल हो. ठीक है, जैसे कि माइनिंग कॉल निकालना हमारे लिए अफोर्डेबल है तो हम उससे निकाल लें. ठीक है, यहाँ पर पैसों की बात नहीं की जा रही है. ठीक है, यहाँ पर अफोर्डेबल का मतलब है कि जो चीज़ आप कर सको. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ जो आप कर ही नहीं सकते हो तो क्या फ़ायदा उसका रिसोर्स होने का? वी आर नॉट एबल टू यूज़ दैट. ठीक है, थर्ड वन है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि हमारे रिस्पेक्ट बिलीव्स के अकॉर्डिंग, यानी कि लोग के बिलीव्स के अगेंस्ट ना हो. फॉर एग्जाम्पल, लोगों के बिलीव्स हैं कि हमें ट्रीज़ को नहीं काटना चाहिए. दे आर इन सेक्रेड ग्रुप्स, यानी कि लोग पूजा करते हैं कुछ पेड़ों की. ठीक है, ये उनका एक बिलीफ है. ठीक है, तो यानी कि हम उन बिलीफ को नहीं तोड़ सकते, वो हमारे लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ठीक है, तो द होल अर्थ होल्ड सो मैनी ट्रीजर्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि बहुत सालों से अर्थ के पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रीजर्स हैं जो कि हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं. ठीक है, ह्यूमंस ने सभी रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा केयरफुल यूज़ किया है. यानी कि पहले टाइम पे हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना चाहिए, इसलिए हम इनडिस्क्रिमिनेटली उन्हें यूज़ किए जा रहे थे और उस वजह से आज हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी हो चुकी है. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं. ऑब्वियस रिसोर्सेज वो हैं जो कि ऑब्वियसली हमारे पास है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर, एयर, सॉइल. ठीक है, ये हमें ड्रिंकिंग, ब्रीथिंग और फार्मिंग के लिए यानी कि ऑब्वियस रिसोर्सेज है जो हमें चाहिए होते हैं. ठीक है, लेस ऑब्वियस रिसोर्सेज जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो है कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल ओर्स, टिम्बर. ठीक है, जो कि बहुत सालों में ये बनते हैं, यानी कि इनको बनने में बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं. ये द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग्स मेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. ठीक है, चलो, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन वर्ड सुन के आपको लग रहा होगा कुछ एक्सप्लॉयट करना, कुछ छीनना, बट नहीं, यहाँ पर इसका मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है. इस चैप्टर में सिंपली इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को यूज़ करना, नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करना, इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वुड को काट रहे हैं तो जो ट्रीज which comes from trees in forest, we are using natural resources to build something useful like houses. यानी कि हम कुछ यूजफुल चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम वुड ले रहे हैं फॉरेस्ट से ताकि अपना हाउस बना सके, तो हम उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ठीक है, हम अपने काम में ले रहे हैं. ठीक है, तो ये गलत चीज़ नहीं है. वी आर जस्ट यूजिंग दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच वी हैव अवेलेबल लाइक अ गिफ्ट. ओके, कैटेगराइजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास क्या क्या कैटेगरी है. ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है इस चैप्टर में जो आपको डायरेक्ट आइडिया दे रहा है कि कौन कौन से रिसोर्सेज होता है. तो वो रिसोर्सेज जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि एयर, वाटर, फूड. ठीक है, उनको हम एसेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं. और जो मटेरियल्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वुड,
मार्बल, कोल, गोल्ड, ठीक है, इनको हम मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इनको हम मटेरियल रिसोर्सेज बोलेंगे, ठीक है। ठीक है। और तीसरा एनर्जी, जो एनर्जी बनाने के लिए यूज़ है, इसकी वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट और विंड, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं एनर्जी को फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल पेट्रोल व्हीकल्स में यूज़ होता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरीके से हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, वो रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है। जैसे कि हमारी लाइफ जो अर्थ है वो तभी पॉसिबल है जब एयर इस अर्थ पर है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। हम पानी पीते हैं, ठीक है, खाने के लिए, यानी कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी, ऑक्सीजन, वाटर, तो हम नहीं जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। अब वो रिसोर्सेज जो कि मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ह्यूमंस को एक बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिला हुआ है नेचर की तरफ से, यानी कि नेचर ने ह्यूमंस को एक बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है रिसोर्सेज का, यानी कि बहुत सारे इंडिस्क्रिमिनेट अबैंडेंट रिसोर्सेज नेचर में अवेलेबल है जिनको हम मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में बेसिक आइडिया ले लिया है, तो जैसे कि वुड को हम चेयर बनाने में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो वुड हमें नेचर ने गिफ्ट किया उससे हम चेयर बना के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे हम स्टैचूज बना सकते हैं। इंडिया की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हमें बहुत तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वुड, मार्बल, गोल्ड, इवन गोल्ड, इन सब चीज़ों से हमने बहुत सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ किया है, ठीक है। वो रिसोर्सेज जो एनर्जी के लिए भले, यानी कि मॉडर्न लाइफ जीने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल को, ताकि हम मॉडर्न लाइफ में व्हीकल्स को यूज़ कर पाएँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंसेस ट्रैवल कर पाएँ, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, अपने घरों में बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ें सबके लिए चाहिए होती हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। अब रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे और नॉन रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे हमें रिसोर्सेज क्लासिफाई किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का कि रिन्यूएबिलिटी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि रीन्यू हो सकते हैं। देखो नाम में लिखा है रीन्यू, यानी कि दोबारा से रीन्यू, यानी कि दोबारा से वो नए बन सकते हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल जो कि दोबारा से नहीं बन सकते, ठीक है। एक ही करके पढ़ते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि हाँ, रिन्यू हो सकते हैं वो रिसोर्सेज या नहीं, यानी कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास बंच ऑफ पैकेट्स हैं टॉफ़ीज़ का, तो आपके पास अगर टॉफ़ीज़ ख़त्म हो गई तो दोबारा टॉफ़ीज़ आ सकती है या नहीं, उस हिसाब से आप टॉफ़ीज़ खाएंगे, या ख़त्म होने के बाद अगर आपको पता है और मिल जाएंगे तो आप एबंडेंटली उसे यूज़ करेंगे, राइट। तो जो चीज़ हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है उसे थोड़ा ध्यान से यूज़ करना है, और जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है उसे हम थोड़ा सा एबंडेंटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है। चलिए, पहला है रिस्टोरेशन, ठीक है, रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्थी स्टेट आफ्टर डिग्रेडेशन, स्किन हीलिंग, फॉरेस्ट रिकवरिंग फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, यानी कि कुछ अब मतलब किसी चीज़ को हमने यूज़ किया और वो वापस पहले जैसी हो गई, ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन, ठीक है। और रीजनरेशन क्या होता है? नेचर की एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ कंडीशंस फॉर थ्राइविंग सच एज प्लांटिंग ट्रीज, रिस्टोर इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। यानी कि दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि रिस्टोरेशन क्या होता है जब ह्यूमंस के द्वारा कोई चीज़ दोबारा से रिस्टोर होती है, रीजनरेशन का मतलब होता है जब नेचर की वजह से कुछ रिस्टोर हुआ रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नीचे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रीज़ को कहीं कट कर दिया, तो अगर आपने कहीं से ट्रीज़ को मतलब फॉर एग्जांपल आपका घर है, यहाँ पे घर का एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने ट्रीज़ को काट के कोई घर बनाया, ठीक है। तो अगर वो घर टूट चुका है और क्या वो दोबारा वहाँ पर बन जाएगा? बिल्कुल बन सकता है। तो ऐसी चीज़ को यूज़ करना जो वहाँ पर वापस पहले जैसी हो सकती है उसको बोला जाता है रिस्टोरेशन, अगर ह्यूमन्स के द्वारा किया हो। और ऐसा कुछ अगर नेचर के द्वारा हुआ तो उसको बोलेंगे रीजनरेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे रीजनरेशन का एग्जांपल दिया हुआ है फंगी बैक्टीरिया का, ठीक है, यानी कि अगर कहीं पर फंगस बैक्टीरिया लग जाती है तो नेचर की वजह से हुआ है, ठीक है, और वापस ठीक हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब पहले ही बता चुकी हूँ, जो चीज़ें दोबारा से रीन्यू हो जाती हैं, दोबारा से बन जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन शॉर्ट पीरियड दे इंक्लूड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि जो चीज़ें दोबारा से बन जा रही है इसका मतलब हमारे पास अनलिमिटेड है। अगर आपकी टॉफीज़ खत्म होगी तो आपको दोबारा से न्यू टॉफीज़ मिल जाएंगी, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा टॉफीज़ है, ठीक है। जैसे कि विंड एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब रिन्यू एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आपके पास इतनी ज़्यादा सोलर एनर्जी कि आप एबंडेंटली यूज़ करो, सन की रेज आई जा रही है, आप उसे कितना भी यूज़ करो वो खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है। तो उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंसिडर करते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अवेलेबल रहती है, ठीक है। रिवर्स कंटिन्यूस इनपुट फ्रॉम रेनफॉल ग्लेशियर्स मैच टू रिमेन फ्लोइंग, यानी कि जो बारिश रिवर्स जो है वो डिपेंड करती है कंटिन्यूस इनपुट फ्रॉम रेनफॉल, यानी कि बारिश हो रही है, बारिश के होने से रिवर्स फ्लो हो रही है, तो रिवर्स किस पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे। जब रेनफॉल होगी तब तक वो भर जाएगा, उसके बाद सूखा हो जाएगा, फिर दोबारा से रेनफॉल होगी, फिर रिवर्स भरेंगे, ठीक है। ऐसे ग्लेशियर्स मेल्ट करके फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो रेनफॉल का प्रोसेस तो कभी खत्म नहीं होने वाला ना, बारिश का पूरा सर्कल चलता रहता है, रेन साइकिल चलती रहती है। फॉरेस्ट भी हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टाइम का, ट्रीज को अलाउड टू ग्रो बैक आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद ट्रीज को दोबारा से यहाँ जहाँ से हमने ट्रीज कट किया वहाँ पर दोबारा से न्यू ट्रीज ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स हैं कि कोई चीज़ खत्म होने के बाद हमें दोबारा मिल सकती है, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज तभी रिन्यू रहेंगे अगर नेचुरल रिदम ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इज नॉट डिस्टर्ब, यानी कि अगर नेचर से ही हमें रिन्यू चीज़ें मिल रही है, चीज़ें दोबारा से बनी, क्योंकि नेचर अलाउ कर रहा है कि आप दोबारा वहाँ पर चीज़ें ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर जो नेचर का रिस्टोरेशन रीजनरेशन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो रिन्यूएबल साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसका एग्जाम्पल अभी आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने, अच्छा अभी है इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टॉफ़ीज़ है, आपको पता है कि 1 मंथ बाद आपको दोबारा से टॉफ़ीज़ का पैकेट मिलने वाला है, लेकिन अगर आपने 1 महीने से पहले ही टॉफ़ीज़ खत्म कर दी तो आपके पास बिल्कुल टॉफ़ी नहीं बचेगी ना। इसीलिए यही एग्जाम्पल है पेट्रोल का। फॉर एग्जाम्पल आपके पेट्रोल भी एक ऐसा रिसोर्स है जो कि दोबारा बनता रहता है, ठीक है। यानी कि नेचर की वजह से पेट्रोल बनता रहता है, लेकिन अगर आप पेट्रोल को इतना ज़्यादा यूज़ करोगे कि उसके ख़त्म होने से मतलब उसके दोबारा बनने से पहले ही वो ख़त्म हो चुका है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से एक्सप्लॉइट होने लगेंगे, दैट मतलब वो जनरेट नहीं हो पा रहे, उससे पहले आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी खत्म हो सकते हैं, ठीक है। दे बिकम डिप्लीटेड। फॉर एग्जांपल अगर टिलवेस्ट को आप इतना तेज़ी से हार्वेस्ट कर रहे हो कि नए ट्रीज उग ही नहीं पा रहे हो, उससे पहले आपने इतना टिम्बर निकाल लिया, तो आपके पास फॉरेस्ट जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो भी खत्म होने लगेगा। साइंटिस्ट ने ये पता किया है कि जो नेचर साइकिल है वो डिसरप्टेड हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी कि हमारी हरकतों की वजह से जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो भी खत्म होते जा रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रही है, और लार्ज स्केल में डिफोरेस्टेशन हो रहा है फार्मिंग के लिए, यानी कि लोग पेड़ों को इतना ज़्यादा काट रहे हैं कि मतलब जिससे वहाँ पे फार्मिंग हो सके, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिससे नेचर डिस्टर्ब हो रहा है और रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। आपको पता होगा जो अर्थ का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। बिकॉज ऑफ दिस सम ग्लेशियर्स इन द हिमालयाज आर मेल्टिंग फास्टर देन स्नोफॉल कैन रिस्टोर देम, यानी कि स्नो बन रही है उससे पहले वो मेल्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिससे जो आपको बता रहे हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके पास अबेंडेंट है, लेकिन अगर आप उससे भी इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे तो वो भी खत्म हो सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज, अच्छा यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडस्ट्रीज जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिवर्स में और बाकी वाटर बॉडीज़ में ऐसे ही डाल देता है, वो गरम वेस्ट वाटर बॉडीज़ में जाएगा, तो इससे वाटर बॉडीज़ भी बहुत ज़्यादा पल्यूट होंगी, ठीक है, जिससे वाटर पोल्यूशन फैलेगा। तो अगर आप नेचर को हार्म कर रहे हो तो नेचर भी फिर आपको हार्म देगा, मतलब जो रिसोर्सेज आप नेचर से ले रहे हो वो आपको कम मिलने लगेंगे, ठीक है। इसलिए नेचर को साफ रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर साइकिल का रिस्टोरेशन और रीजनरेशन डिस्टर्ब होगी तो आपका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। अब जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे जो हमारे पास एबेंडेंटली प्रेजेंट है, ऐसी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास एबेंडेंटली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोल, ठीक है, कोल की यहाँ पे इमेज दिख गई। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत लॉन्ग पीरियड तक हमारे पास नहीं है, कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद वो खत्म हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। विच वी यूज देम, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर और गोल्ड, ये हमारे पास एबेंडेंटली नहीं है, ठीक है, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है ये, इसलिए हमें इन्हें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। इंडिया हैज़ लार्ज कॉल रिजर्व्स, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल रिजर्व्स है, लेकिन तब भी यहाँ पे कॉल की कमी है, ठीक है। यानी कि ये तब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड कोल रिजर्व है और मे लास्ट फॉर ओनली अबाउट 50 मोर ईयर्स, यानी कि कोल में इतना मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अच्छा खासा कोल प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिर भी अगले 50 सालों में जितना भी कोल है वो सब खत्म हो जाएगा। आप खुद देखिए 50 साल बाद फिर कोल के बिना किस तरह से व्हीकल्स चलेंगे, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। तो इन ज़रूरतों को समझते हुए हमें समझ आना चाहिए कि रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है sustainable development. As India's pollution grows and development accelerates, electricity demand is increasing, putting more pressure on coal use, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, हर घर में सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए,
जिसकी वजह से कोल की डिमांड बढ़ी है, तो कोल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अनक्लियर एंड मोर सस्टेनेबल एनर्जी यूजिंग बिकम वाइडली अवेलेबल, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज कोल अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज केयरफुली वाइजली टू अवॉइड रैपिड डिप्लेशन। यानी कि इन रिसोर्सेज को ध्यान से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ये खत्म हो जाएंगे उस टाइम बाद। ठीक है, तो जब तक हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आती है कि हम इन चीज़ों को बना सके, तब तक हमें इन्हें संभाल कर रखना होगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इंडियाज यानी कि इंडिया में नॉन रिन्यूएबल का स्टेटस कैसा है, कितना अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है। तो सिग्निफिकेंट कोल रिजर्व्स हमारे पास लास्टली 50 साल तक बचे हैं, उसके बाद हमारे कोल खत्म हो जाएंगे। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पॉपुलेशन एक्सपेंड, डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग रेटिलिटी, यानी कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, उस तरह से ये सब चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से डिप्लीट हो रही हैं। ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिकल नीड्स एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिसोर्सेज कंजप्शन, यानी कि जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और डोमेस्टिक की ज़रूरत पड़ रही है, उस तरह से जो रिसोर्सेज है वो और ज़्यादा कंजर्व होना स्टार्ट हो गए हैं। अर्जेंट नीड फॉर जुडिशियस यूज अंटिल सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स बिकम्स वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। ठीक है, यानी कि कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ये रिसोर्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे कि नॉर्मल लोग तो उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्लीकेशन। ठीक है, किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेट्स स्टडी। नेचुरल रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली, यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में सबके पास इक्वल रिसोर्सेज। हम सभी जानते हैं किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, किसी के पास कम रिसोर्सेज है। सो नेचर हैज़ डिवाइडेड रिसोर्सेज अनइक्वली टू एवरीवन। ठीक है, विद इन कंट्रीज दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो इसकी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट भी सबका डिफरेंट होगा। सबकी ट्रेड पैटर्न, सबका इंटरनेशनल रिलेशन और सबके कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली दे ऑल विल डिफरेंट ऑफ एवरीवन। इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड है कि इंडस्ट्रीज वहाँ होंगी जहाँ पर उन्हें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। देखो, पहली बात तो ये इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप होगी, इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप होगी जहाँ उन्हें ईजिली रिसोर्सेज मिलेगा, राइट। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसे वाटर मतलब जनरली इंडस्ट्रीज वाटर बॉडीज़ के पास होती है ताकि वो अपना वहाँ पर वेस्ट थ्रो कर सके, और अगर उन्हें वाटर की ज़रूरत है तो वहाँ से उन्हें वाटर ईजिली अवेलेबल हो जाए। इंडस्ट्रीज वहाँ जाना पसंद करती है जहाँ उन्हें चीप लेबर मिले। ठीक है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर लोगों की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि उन्हें जॉब्स मिल जाती है, उनके पास अर्निंग एक सोर्स बन जाता है। ठीक है, हालांकि ये जो बेनिफिट्स होते हैं, however these benefits often come with cost, but short term and long term around the world people living in resource rich areas have sometimes been forced to leave their homes to make war of for development. In some cases sacred sites are threatened, causing conflicts with local communities. ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया कि इंडस्ट्रीज़ कैसी जगह पर सिचुएटेड होती है जहाँ पर उन्हें चीप लेबर मिले, जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हों, ठीक है, जहाँ पर उन्हें रिसोर्सेज रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ देखते हुए इंडस्ट्री सेटअप होती है। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया है कि जो रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रिवर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो सब जगह अलग अलग है। इस वजह से लोकल कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज सब जगह इक्वल नहीं है। ठीक है, और लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि सबको लगता है कि रिसोर्सेज हम भी यूज़ कर सकते हैं, हम भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिवर है, वो दो जगहों के पास है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे कि हमारे रिवर का वाटर है, हम वाटर इसका यूज़ करेंगे। इस टाइप से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं नेचर के अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से। When combined with human knowledge and skills, these resources are produce unique products such as wood, steel. Trade has also played a key role in the growth of large empires in India. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर रिसोर्सेज, वही जो मैंने बताया कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचर के कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, कोई रिवर फ्लो रही है तो वो रिवर फ्लो रही है, रिवर का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर कर्नाटक हो, यहाँ पे तमिलनाडु हो, रिवर को कोई मतलब नहीं है, वो फ्लो करेगी तो वो फ्लो करेगी। लेकिन अब स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं कि ये रिवर का ये पार्ट हमारा है, ये रिवर का ये पार्ट हमारा है, तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स में चलते रहते हैं। For example, Kaveri River flows through Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry. Careful negotiations and management are needed to ensure fair sharing and maintain peace. यानी कि सब में पीस मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबका सही अमाउंट में सबको शेयर दिया जाए कि इतना पार्ट इसका, इतना पार्ट इसका। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट्स एंड इन एनी अदर पर्सपेक्टिव। Reaching such agreements between neighboring countries can be even more challenging. यानी कि इतना easy नहीं होता कि हर कंट्रीज को ये समझाया जाए कि आपको इतना पार्ट ही यूज करना है। ओके, सो इट्स वेरी चैलेंजिंग। ठीक है, द नेचुरल रिसोर्स कर्व्स
अब ये हेडिंग हो सकता है आपके लिए शॉकिंग लगे कि ये कर्ज यानी कि श्राप यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें इतना कुछ प्रोवाइड कर रही हैं, जिन पर हमें इतना बड़ा सेटअप डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, इतना प्लानिंग करने की ज़रूरत है ताकि ये रिसोर्सेज ख़त्म ना हो, वो हमारे लिए कर्ज कैसे बन जाए। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कर्ज इज अ पैराडॉक्सिकल इकोनॉमिकल फिनोमिना दैट चैलेंज कॉमन assumption about wealth and resources. Having abundant natural resources does not automatically guarantee economic prosperity or development. देखो, हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, कंट्री में अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा मतलब अगर कंट्री में रिसोर्सेज अच्छे हैं तो उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन ये टॉपिक ये कह रहा है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। अब ऐसा क्यों? लेट मी टेल यू विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा ऑयल उग रहा है। मान लीजिए आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज होगी, हमें पता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिसाइड करती है कंट्री का। इंडस्ट्रीज में ही फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो आपकी जो आसपास की इंडस्ट्रीज होंगी वो डेफिनेटली ऑयल पर डिपेंडेंट होंगी कि जितना भी ऑयल रॉ मटेरियल या कोई भी रॉ मटेरियल, मान लेते हैं आयरन रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है तो आयरन रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट होगी। जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो आयरन को यूज़ करेंगी। ठीक है, तो यानी कि आपकी कंट्री में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज आयरन रॉ मटेरियल को यूज़ करके मैन्युफैक्चर करेंगी क्योंकि आपके पास आयरन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, आपके पास आयरन अबेंडेंटली अवेलेबल है। बट अगर विद एनी हाउ आपकी कंट्री में आयरन का डेवलपमेंट खत्म हो गया या बहुत ज़्यादा कम हो गया तो आपकी कंट्रीज़ कैसे डेवलप करेंगी? आपकी कंट्री में तो सिर्फ आयरन की इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, यानी कि आपकी कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आयरन के अलावा कुछ और जानती ही नहीं है, उन्हें बस आयरन का रॉ मटेरियल के यूज़ करके मैन्युफैक्चर करना आता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हर तरह के रिसोर्सेज होना, हर तरह की स्किल्स होना और हर तरीके की एबिलिटी से नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई रिसोर्सेज अबेंडेंटली होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कंट्री का डेवलपमेंट हो। ठीक है, ऑल्सो कॉमनली नोन एज पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, यानी कि नेचुरल रिसोर्स कर्ज को पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रीजन्स जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है वो स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं देन रिसोर्सेज पुअर एरियाज, यानी कि जो मैंने भी आपको एग्जांपल बताया आयरन का, उनके पास स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है आयरन के अलावा क्योंकि उनके पास आयरन ही आयरन है, तो वो आयरन को यूज़ किए जा रहे हैं जब से आयरन की इंडस्ट्रीज है सब जगह, तो उनके पास और किसी रिसोर्सेज के बारे में नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक बोल रहा है। तो abundance of natural resources does not automatically translate natural wealth, prosperity, improved living standard. Okay, it depends on your skills, it depends on your planning, it depends on your strategy, how you are managing using all the resources. Okay, कॉजिंग ऑफ द कर्ज, यानी कि ये जो कर्ज हमें मिल रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। लोगों के पास नॉलेज नहीं होगी, हाई वैल्यू फिनिश प्रोडक्ट होगा, लैक ऑफ सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होगा, लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, उनके पास लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन होगी, ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी बाकी सेक्टर्स के बारे में। पुअर गवर्नेंस होगा, करप्शन होगा, मिसमैनेजमेंट होगा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है तो वो उनकी मर्जी वो कितना भी एक्सट्रैक्ट करें, उन्हें कोई प्लानिंग करनी नहीं आती होगी कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना चाहिए। नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, बाकी स्किल्स पर वो ध्यान नहीं देंगे, बाकी सेक्टर्स पर वो ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉजेज हो गए। इंडिया की अप्रोच अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज को यूज़ करना, प्लानिंग करना, मैनेजमेंट करना, तो हमारे इंडिया ने इसकी तरफ क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जनरली इंडिया अवॉइड टू वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कर्ज थ्रू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यानी कि ये जो नेचुरल रिसोर्स कर्ज है जिसको हम पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी भी बोलते हैं, इंडिया ने इस चीज़ को जनरली अवॉइड किया है। ठीक है, इन्वेस्टिंग significantly in developing industries to convert raw resources into high value finished products, यानी कि significantly industries को develop करना raw material से higher finished product में, इस चीज़ पर इंडिया ने काफ़ी काम किया है। ओके, actively promoted diversification across multiple economic sector including manufacturing and services, यानी कि हमारे इंडिया में हर तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन एंड कोल इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, हमने दोनों इंडस्ट्रीज़ पर अच्छे से काम किया है। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर की इंडस्ट्रीज हमारे में नहीं है, यानी कि हम इस कर्ज से तो बच गए। Developed a strong service sector alongside traditional manufacturing and agriculture, emphasized education, skill development, human resources development across all sectors, यानी कि हमने सभी सेक्टर्स में एजुकेशन स्किल्स प्रोवाइड की हैं, सभी सेक्टर्स की नॉलेज है हमारे पास और सभी सेक्टर्स के रॉ मटेरियल्स को हमने यूज़ करके इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस की हुई हैं। ठीक है, ऑनगोइंग चैलेंज, लेकिन हमारे पास फिर भी चैलेंजेस हैं
बैलेंसिंग रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कन्वर्सेशन, यानी कि हर रिसोर्स को बैलेंसली एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से और उसके कंजर्वेशन के हिसाब से ये इजी नहीं है, तो यहाँ पर हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बेनिफिट्स ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि अगर हर जगह पर इक्वल रिसोर्सेज होगा तो ज़्यादा सब सेक्टर्स की सोसाइटी को बेनिफिट हो सकेगा, ठीक है। मैनेजिंग सिग्निफिकेंट रीजनल डिस्पैरिटीज इन रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि हर जगह पर इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है, सब जगह पर कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। इट्स ऑलवेज टू अंडरस्टैंड हाउ टू अवॉइड द कर्ज। अब ये जो कर्ज है हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ह्यूमन नॉलेज, ट्रेन पीपल टू रिसोर्स स्मार्टली, यानी कि हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि रिसोर्सेज को कितना स्मार्टली यूज़ किया है, तभी ये चैप्टर आपकी बुक में डाला गया है ताकि आप लोग ये समझ सके कि रिसोर्सेज को स्मार्टली इंप्रूव करना क्यों इंपॉर्टेंट है। वो तब तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं दैट हाउ वी हैव टू यूज़ रिसोर्सेज स्मार्टली, ओके, बट कैसे, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो जानना कि आपको रिसोर्सेज को स्मार्टली यूज़ करना है, ओके। गुड गवर्नेंस, मेक फेयर रूल्स फॉर रिसोर्स यूजिंग, यानी कि हमें फेयर रूल्स बनाने हैं रिसोर्स यूजिंग के। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो टॉफी का पैकेट था, अगर आपको उसे 1 मंथ चलाना है तो आपको फेयरली यूज़ करना होगा कि रोज़ में 2 या 3 2 टॉफीज ही खाऊंगा, मैक्सिमम या 3, उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा वरना मेरे रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं। तो फेयरली यूज़ करना, फेयरली प्लानिंग बनाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ताकि वो चीज़ हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल रहे, सिर्फ क्विक मनी के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिर्फ क्विक मनी के लिए अवेलेबल ना रहे, लॉन्ग मनी के लिए अवेलेबल रहे। जैसे कि मैंने आपको पैराडॉक्स प्लांटिंग का जो एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, हो सकता है उस आपके पास जो आयरन की इंडस्ट्रीज़ है कुछ टाइम तक तो आपके पास बहुत पैसा है, पर लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास पैसा आता रहे, इस चीज़ की प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टेवर्डशिप। अब देखो मैं जो भी बात बता रही थी कि ऊपर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, वही चीज़ यहाँ पर आ गई है, वो है स्टेवर्डशिप। स्टेवर्डशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास आपने एक पर्स खरीदा, ठीक है, मान लीजिए यू हैव बाय अ पर्स, ओके। अब वो पर्स बहुत एक्सपेंसिव है, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत महंगा पर्स खरीद लिया, तो वो स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लग रहा है, बट क्या वो पर्स आपके पास लॉन्ग टाइम तक अवेलेबल रहेगा? आपने जो चीज़ खरीदी है क्या वो लॉन्ग टाइम तक अवेलेबल रहेगी? आपको सिर्फ कुछ टाइम तक ही हैप्पीनेस दे रही है। इसको बोला जाता है स्टेवर्डशिप, कि कोई चीज़ आपके पास कितने टाइम तक अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि क्या ये सिर्फ क्विक मनी के लिए कुछ टाइम तक ही आपको मिल रही है, अब लॉन्ग टर्म आपके पास है। दिस इज कॉल्ड स्टेवर्डशिप, ठीक है। लेट्स स्टडी। तो अपने प्लानट को हेल्दी रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिसोर्सेज को वाइजली यूज करें। हेल्पिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल रिस्टोर एंड रीग्रो नेचुरली एंड यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक coal and cement carefully so they last longer. Scientists warn that misusing resources causing problem like pollution, loss of plants, animals, biodiversity, climate change which are getting worse quickly. ठीक है, वही सब रिसोर्सेज को ध्यान से यूज करो वरना क्लाइमेट को नुकसान होगा, नेचर को नुकसान होगा, तो हमें उन्हें वाइजली यूज करना चाहिए। रिस्टोरेशन और रीजनरेशन हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड सॉइल कैन रीग्रो एंड रिफ्लो नेचुरली इफ यू हैंडल देम वेल, ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे पास एबंडेंटली प्रेजेंट है, हम उन्हें वो दोबारा से रीग्रो हो सकता है, लेकिन स्टिल हमें उसे ध्यान से यूज करना है, ठीक है। वी मस्ट यूज देम केयरफुली टू हेल्प नेचर साइकिल्स कंटिन्यू। हियर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ हाउ वी आर पुशिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू रीजनरेट, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हम कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे ख़त्म हो सकते हैं। सो ग्राउंड वाटर ओवर यूज, ठीक है, सबसे पहले तो हम ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Farmers use groundwater to water crops, but in many places they take out more water than nature can replace. This lowers the water table, underground water level. Common practices like rainwater harvesting, reviving ponds, and reusing water help. ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ग्राउंड वाटर हमारे पास अबंडेंटली प्रेजेंट है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये एक, बट स्टिल फार्मर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर यूज़ कर लेते हैं अपनी क्रॉप्स को इरीगेट करने के लिए, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, ठीक है। और अर्थ की लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो रही है अगर अर्थ का ग्राउंड वाटर खत्म होता रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन है कि अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लेते हैं अपनी क्रॉप्स वगैरह में, तो उससे सॉइल डिग्रेड हो जाती है और वहाँ पर दोबारा से क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर लिए कि वो लैंड अब बैरन बन चुकी है, ठीक है। तो इसलिए हमें ट्रेडिशनल सॉइल के मेथड्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें काउ डंग और नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए, हमें मल्चिंग करनी चाहिए, ठीक है। मल्चिंग का मतलब होता है सॉइल को मॉइस्ट रखना वाटर से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्चिंग। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को यूज़ करना चाहिए। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम
हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई लैंड है, आपने उसके प्लांट्स वगैरह सब जला दिए, वहाँ पर उस लैंड को बैरन कर दिया, मतलब उस लैंड को पूरी तरह से जला दिया, फिर आप दूसरी लैंड पे जाके क्रॉपिंग कर रहे हो, ठीक है। और उस लैंड पर फिर वापस आ रहे हो, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि वो लैंड अब फर्टाइल हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है क्रॉपिंग के लिए, ठीक है। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अच्छा, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से यहाँ पर ये मतलब भी हो सकता है कि अगर आपका ये लैंड है तो आपने इस लैंड को डिवाइड कर लिया कि यहाँ पर मैं टमाटर उगाऊंगा, यहाँ पे आलू उगाऊंगा, ठीक है। इस तरह से आप एक लैंड को मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वी मस्ट अडॉप्ट दीज प्रैक्टिसेस टू रिसोर्ट एंड रीजनरेट सॉइल, ठीक है। यानी कि हमें इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, सिर्फ सुनना नहीं है, अडॉप्ट करना है, ताकि हम अपने लैंड को, अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कैसलेट फ्रॉम पंजाब, यानी कि हमने ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था, इससे पंजाब में कैसलेट हो गया था, ठीक है। यानी कि मतलब जो फर्टाइल प्लेन है पंजाब का, वो बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस फेस कर रहा है ग्राउंड वाटर की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेविली डिप्लीट हो रहे थे, ठीक है। दिस इज द सेम रीजन वेयर द ग्रीन रेवोल्यूशन वंस हेल्प्ड इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। Now, overuse of natural resources has made farming less sustainable and natural cannot quick recover, यानी कि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने से जो फार्मिंग है वो लेस सस्टेनेबल बन गई है, ठीक है। यानी कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लिया तो अब वो लैंड और ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रही, ताकि कि उस पर और क्रॉप्स ग्रो कर दी जाए, ठीक है। नेचर कैन नॉट क्विकली रिकवर, नेचर अपने आप को तुरंत से रिकवर नहीं कर सकता, इट टेक्स टाइम टू रिकवर दोस्त, ठीक है। और अगर हम यूज़ करते रहेंगे विदाउट गिविंग टाइम टू नेचर, देन इट कैन एक्सप्लॉइट। दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट लिमिटेड टू पंजाब, ठीक है, सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड नहीं है, ये बहुत सारे स्टेट्स का कंसर्न है। 1960 ने फार्मर ने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को स्टार्ट किया था फार्मिंग के लिए, वीट और राइस के लिए, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है ट्रेडिशनल क्रॉप्स में के मुकाबले वीट और राइस को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, ठीक है। अब इस डिमांड के लिए उन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर निकालना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ये 1960s की बात है, जिसमें पंजाब ने ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें वीट और राइस की क्रॉप्स को ग्रो करना था। तो जो अवेलेबिलिटी है फ्री इलेक्ट्रिसिटी की इंक्रीज इवन मोर पॉम्पिंग, ठीक है। अब अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी के लिए उन्होंने वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ग्राउंड वाटर जो है क्रॉप्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा पर्पजेस के लिए यूज़ होने लगा, ठीक है। जिसकी वजह से हैवी यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को भी उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ग्राउंड वाटर में, ठीक है। और इन सब की वजह से जो ग्राउंड वाटर है पंजाब का बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। यानी कितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ हो गया कि इतना ज़्यादा डंप हो गया कि अबाउट 30 मीटर्स मेकिंग इट हार्ड टू रीच, यानी कि 30 मीटर तक खुदाई करने के बाद आपको कोई वाटर नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका था, ठीक है। Chemicals from pesticides and fertilizers have also seeped into water, creating serious health risk for people who depend on it. यानी कि जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो भी एक सीरियस हेल्थ इशूज़ क्रिएट करते हैं जो लोग इन पर डिपेंड होते हैं। Nearly 80% ऑफ पंजाब लैंड इज नाउ मार्क्ड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड, यानी कि जो 80% लैंड है, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट लैंड जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड कंसिडर कर गया है। इसका मतलब अब उसमें से और ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर नहीं निकल सकता। वाइल दीज प्रैक्टिसेस वंस सिक्योर फूड फॉर द नेशन, द लॉन्ग टर्म डैमेज टू ग्राउंड वाटर विल टेक सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट टू रिपेयर, ठीक है। आप देखो ये सेवर्डशिप का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपको कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था अंडरग्राउंड वाटर से, पंजाब के लोगों को वो इलेक्ट्रिसिटी में उसको यूज़ कर रहे थे, वो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे, बट स्टिल एट द एंड उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया कि अब वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिसोर्सेज को क्विक मनी के लिए यूज़ ना करें, लॉन्ग टाइम पीरियड को देखते हुए यूज़ करें, ठीक है। ऐसे सीमेंट का केस है, ठीक है। सीमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। जो उसकी डस्ट होती है सीमेंट फैक्ट्रीज़ की, वो लंग्स को और प्लांट की ग्रोथ को और सॉइल को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर देती है, ठीक है। हालांकि इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए गए हैं, ठीक है। The Central Pollution Control Board has created guidelines for cement factories to ensure that the pollution is minimized or eliminated, ठीक है। यानी कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आपके जो सीमेंट फैक्ट्रीज है उनको कम करना पड़ेगा, मतलब उनसे जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा यूजिंग सस्टेनेबल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मड, प्लांट बेस्ड मटेरियल्स एंड रिसाइकल प्लास्टिक्स, ठीक है। यानी कि इनका यूज़ किया गया ताकि हम इसको मिनिमाइज कर सकें सीमेंट के यूज़ को। Auroville's mud-based building in Jaisalmer forts mud structure later refurbished using sandstone combined traditional and modern methods to reduce pollution, ठीक है। यानी कि इन मेथड्स को हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ताकि हम सीमेंट का यूज़ को थोड़ा कम कर सकें, क्योंकि उसमें लंग्स वगैरह में भी यानी कि ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा हार्म होता है सीमेंट का यूज़ करने से।
ठीक है। अ कैसलेट फ्रॉम सिक्किम, द स्टोरी ऑफ वन फैमिली इलस्ट्रेटेड सिक्किम सक्सेसफुल ट्रांजिशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जो स्टोरी है एक फैमिली की, उसने सिक्किम की सक्सेसफुल ट्रांजिशन टू ऑर्गेनिक, यानी कि सिक्किम के जो लोग थे उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को इतना अच्छे से यूज़ किया कि उनकी एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन बन गया। लेट्स स्टडी अबाउट देयर फैमिली। एक्चुअली पीमा फैमिली में, पिछला फार्मिंग, पीमा फैमिली है जो कि फार्मिंग करते थे, ठीक है। उन्होंने लो क्रॉप यील्ड फॉर्म की और डेब्ट्स फ्री किए फ्रॉम क्रॉस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि बहुत कर्जा हो गया उनके ऊपर क्योंकि उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। दे स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच हुए, विच वॉज हार्ड एट फर्स्ट बट लेड टू सक्सेस, ठीक है। यानी कि बहुत ही प्यारी स्टोरी है पीमा की फैमिली की, जो कि पहले केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदते थे और बहुत एक्सपेंसिव होते थे वो, ठीक है, जिससे वो कर्जे में भी आ गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट करना यूज़ किया ताकि, और उसके, ठीक है, और पहले उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई लेकिन उसके बाद उन्हें सक्सेस मिल गई, ठीक है। द फैमिली स्विच टू कंपोस्ट प्रिपेयर नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स यूजिंग नीम एंड गार्लिक, यानी इन सब चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने अपनी क्रॉप्स को ग्रो करना यूज़ किया रेदर देन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। और लगभग 5 सालों में पीमा की फैमिली जो है थ्राइविंग हो गई, यानी कि इस चीज़ से बच गई। 2016 में सिक्किम हैड बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट विद ऑल फार्मर्स सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। दिस रिजल्ट्स फॉर रिमार्केबल insects and birds return to tourism, grew visitors came to see the organic model farmers incoming about 20%, ठीक है। यानी कि इसमें ये लिखा गया है कि जो पीमा की फैमिली थी उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच करना स्टार्ट कर दिया और इंडिया में एक रिमार्केबल कंट्री बन गई, जहाँ केरला की, जहाँ पर सिक्किम, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से फार्मिंग की जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 साल थ्राइविंग, यानी कि स्टार्टिंग के 5 साल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड अपना बचा लिया और उन्हें बाद में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई लेकिन उसके बाद उनका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और आज सिक्किम को वर्ल्ड वाइड प्रूफ दिया जाता है, जो कि सस्टेनेबल फार्मिंग पे शिफ्ट हो गया अपने आप को केमिकल फर्टिलाइजर से, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव किया और हेल्दी बनाया लोगों के लिए भी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है और रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कॉल और सीमेंट, हम इनको अचानक से रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि कॉल और सीमेंट के हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं है। वी यूज़ दैम केयरफुली टू मेक देम लास्ट अंटिल वी फाइंड सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स, लेकिन हम उन्हें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं तब तक हमें उनकी जगह कोई और चीज़ नहीं मिल जाती यूज़ करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, राजस्थान भादला सोलर पार्क, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क, दुनिया का एक लार्जेस्ट सोलर पार्क में से एक है, जो कि इनफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है 15% राजस्थान की ज़रूरत को। यानी कि राजस्थान में तो ऑलरेडी वाटर इतना कम है तो उन्हें तो कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना ही था, तो उन्होंने सोलर एनर्जी को यूज़ किया जो कि 15% राजस्थान की नीड्स को फुलफिल करता है। शोज हाउ स्विचिंग टू सोलर एनर्जी हेल्प्स दिस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और उनके इस मेथड से हमने बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचा लिया है। The International Social Alliance (ISA), India's leadership in these renewable resources. The International Solar Alliance is a group of countries, यानी कि countries का ग्रुप है, that get lots of sunlight, ठीक है, जहाँ पे lots of sunlights को जिन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। 2015 में इंडिया और फ्रांस में ये लॉन्च हुआ था। द एम इज फॉर दीज सनशाइन रिच नेशंस टू वर्क टुगेदर टू यूज सोलर पावर फॉर क्लीनर ग्रीनर फ्यूचर, यानी कि हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे क्लीनर और ग्रीनर फ्यूचर के लिए। अब देखो, आप ध्यान से सोचो, जो सनलाइट हमारे पास आ रही है वो तो वैसे भी वेस्ट ही हो रही है ना, हम उस सनलाइट को तो यूज़ कर नहीं रहे हैं अपने किसी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, तो ये बेटर है कि हम उस चीज़ को वेस्ट ना करके अपने वेस्ट होने वाली चीज़ों से बचाएं, ठीक है। तो जनरली हम उन चीज़ों का यूज़ करें जो हमारे पास अबेंडेंटली प्रेजेंट है और जो ऑलरेडी वेस्ट होती जा रही है। तो अगर हम उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हम अपने नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों को बचा सकते हैं। Why was ISA created? अभी क्रिएट क्यों हुई? ताकि सारी कंट्रीज एक साथ काम कर सके, प्लेंटी ऑफ सनशाइन को यूज़ कर सके, ठीक है। अब बहुत सारी कंट्रीज एक साथ होगी तो सब कंट्रीज पे जितनी भी सनलाइट पड़े हम उसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। टू एनकरेज द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, ताकि हम सोलर एनर्जी के यूज़ को इंकरेज कर सके, ताकि जो हम फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसे हम कम कर सकें, ठीक है। टू हेल्प कंट्रीज शेयर टेक्नोलॉजी आइडियाज एंड रिसोर्सेज फॉर सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इन सब मैटर्स के लिए ISA को क्रिएट किया गया था। अब इंडिया का क्या रोल है यहाँ पर?
इंडिया इज अ लीडर एंड फाउंडिंग मेंबर ऑफ ISA, ठीक है, इंडिया लीडर फाउंडिंग मेंबर ISA का। इट हेल्प्स रेज बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर सोलर प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है कंट्रीज को डेवलपमेंट कराने के लिए। इंडिया ने अपने टेक्निकल नो हाउ को शेयर किया और अफोर्डेबल वेज फॉर अदर कंट्रीज टू गेट सोलर टेक्नोलॉजी। उन्होंने बताया कि सोलर टेक्नोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। Bhadla Solar Park in Rajasthan is one of the one largest solar park and shows how India is switching from coal and oil to clean water, ठीक है, यानी कि जो भादला सोलर पार्क है राजस्थान में शो करता है कि कैसे इंडिया फॉसिल फ्यूल से सोलर एनर्जी पर धीरे धीरे स्विच हो रहा है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया की और वर्ल्ड की, तो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बात तो ये हमारी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोलर पावर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि पोल्यूशन कम हो और हम इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट कर पाए। दूसरा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, अगर हम सोलर पावर यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और प्रोवाइड चीपर रिलेबल इलेक्ट्रिसिटी एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सपेंसिव इंपोर्ट लाइक ऑयल्स, और हम एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स पर यानी कि ऑयल्स वगैरह पर डिपेंड होना कम करेंगे, ठीक है, इससे मनी प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फेयर एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कि हमें रिसोर्सेज की फेयर एक्सेस, तो फेयर एक्सेस हमें फेयरली हमें रिसोर्सेज का यूज़ करना है, ठीक है। नॉट एवरी वन गेट्स इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक क्लीन वाटर, यानी कि हर किसी को क्लीन वाटर या एयर नहीं मिलती है। इन सिटीज सम एरियाज लाइक रेगुलर वाटर सप्लाई, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका राजस्थान से, उनके पास नहीं है अवेलेबल इतना वाटर जितना बाकी कंट्रीज में अवेलेबल है। तो हर किसी को फेयर मतलब इक्वल अमाउंट में रिसोर्सेज नहीं दिया जा रहा है, तो जिसके पास इक्वल अच्छे अमाउंट में है उसको फेयरली यूज़ नहीं, अनफेयर यूज़ नहीं करना चाहिए, ओके। हु कांट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, वी नीड टू एक्ट एज स्टेवर्ड्स, हमें स्टेवर्ड्स की तरह एक्ट करना है, यानी कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। केयर टेकर्स ऑफ नेचर बाय प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज एंड इंश्योरिंग एवरीवन हैज फेयर एक्सेस टू थिंग्स लाइक क्लीन वाटर एंड एयर, हमें ध्यान रखना है कि हर किसी के पास क्लीन वाटर और एयर का एक्सेस हो। द भगवत गीता टीचर्स लोक संग्रह विच मीन्स वर्किंग फॉर द गुड फॉर ऑल नॉट जस्ट अवर सेल्व्स, यानी कि हमें सिखाती है कि हमें सबके लिए काम करना है, सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बिलीव करना है। दिस आइडिया एनकरेजेस टू यूज रिसोर्स थॉटफुली फॉर अ बेटर फ्यूचर, ये आइडिया हमें ये बताता है कि हमें बहुत ज़्यादा थॉटफुली सोचना है अपने बेटर फ्यूचर के लिए, ठीक है। यहाँ से कोट भी मतलब इस पर एक महात्मा गांधी ने भी बहुत प्यारी लाइन बोली थी, दैट देयर इज एवरीबडी फॉर एनीबडीज नीड, देयर इज इनफ फॉर एनीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, यानी कि किसी की ज़रूरत के लिए इंडिया नेचर के पास इनफ रिसोर्सेज हैं बट किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होना है और अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे, ओके। Let's move to do some exercises of this chapter. So first question is, when does nature become a resource? Okay, so when basically nature become a resource? So when it is created by humans? No, because resources are not created by humans. Natural resources we get by nature, okay. So this is not the right answer. This is the right answer when it is used by humans for sustenance and consumption, okay. जब हम sustenance और अपने consumption के लिए use करते हैं, then it becomes a natural resource. Okay. Which of the following is not a condition for an entity to be considered a resource? इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि रिसोर्स को कंसिडर नहीं करती है? तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सो बीइंग पार्ट ऑफ सेकेंड ग्रुप्स इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, या दिस कैन बी ऑल्सो अ फैक्टर टू यूज समथिंग एज अ रिसोर्स, बट दिस इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन टू डिफाइन समथिंग एज अ रिसोर्स। Which of the following नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो कोल और पेट्रोलियम हम सभी को पता है, ये इन्हें बहुत साल लगता है बनने में, कोल और पेट्रोलियम को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट? इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स है? तो टिम्बर, जो कि हमें ट्री से मिलता है, दिस इज अ नेचुरल रिसोर्स, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ? तो हमारी लाइफ के लिए कौन सा एसेंशियल है? तो डेफिनेटली वाटर, विदाउट इट वी कैन नॉट लिव। विच ऑफ दिस इज अ नेचुरल रिसोर्स यूज फॉर एनर्जी? तो एनर्जी के लिए कोल यूज होता है, आप सभी को पता है, जिससे बेसिकली इसको इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। कोल इज बेसिकली अ फॉसिल फ्यूल्स, ओके। सो व्हाट इज वन मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय सीमेंट प्रोडक्शन? तो सीमेंट प्रोडक्शन से पॉल्यूशन होता है, एयर एंड सॉइल pollution, okay. Dash are elements found in environment that use humans for various purposes. They are natural resources, okay. They are natural resources,
ओके, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इन्वायरमेंट से, ठीक है, इसलिए हम रिसोर्सेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज नेचुरल रिसोर्सेज। डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्थी स्टेट। ओके, तो रिटर्निंग समथिंग के लिए हम रिस्टोरेशन यूज करते हैं। रिस्टोरेशन होता है जब हम अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे हमारी जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो डिप्लीट नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन, ठीक है, क्योंकि रिस्टोरेशन होने से कहीं ज़्यादा रीजनरेशन है, पूरी पूरी जनरेशन लग जाती हैं उसे स्टोर होने में। ओके, 1960 फार्मर शिफ्ट हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, ठीक है, यानी कि फार्मर्स ने हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। इन 2016 स्टैश बिकम 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना था हमारा सिक्किम। ओके, True the following, the earth hold many treasures that took millions of years to form. This is absolutely correct. A second way of categorizing natural resources could be based on whether they are renewable or not. This is also definitely correct. Restoration is about natural's ability to create new life and conditions for thriving. This is also absolutely correct. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर क्रिएटेड ओवर शॉर्ट टाइम, नहीं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं जिन्हें लॉन्ग टाइम लगता है, तभी हम बोलते हैं कि वो रिन्यू नहीं हो सकते, दे कैन नॉट फॉर्म अगेन, सो दिस इज फॉल्स। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज बीन लिस्टेड वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, सो दिस इज ट्रू। डू सम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओवर एक्सट्रैक्शंस ऑफ ग्राउंड वाटर को अगर हम ओवर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, लीड्स टू ग्राउंड वाटर बिकम अनअवेलेबल। ओके, वाटर हार्वेस्टिंग एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। वाटर हार्वेस्टिंग और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कौन सी है हमारी, हमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए, जैसे कि काउ और डग, ठीक है। सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि सस्टेनेबल यूज करना नेचुरल रिसोर्सेज से वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे, वो है रिसोर्सेज डोंट डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम इम्प्रॉपर केमिकल्स, नहीं, इनिशिएटिव्स टू रेज, ठीक है, यानी कि इससे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करेंगे। इम्प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से हमारी सॉइल खराब हो जाएगी, और पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी गारंटी नहीं है कि हमारा जो प्रॉस्पेरिटी है रिसोर्सेज की वो बढ़ेगी, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज व्हिच वी गेट फ्रॉम नेचर एंड हेल्प अस टू सेटिस्फाई आवर नीड एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू डू इम्प्रूवमेंट, दिस ऑल यू कैन राइट। What are the renewable and non-renewable resources, ये भी हो गया। Why is it important to use natural resources responsible, ये क्यों ज़रूरी है natural resources को responsibly use करना, वरना वो deplete हो जाएंगे and we would not have anything to do without natural resources, right? मतलब अगर हमें electricity चाहिए, कुछ भी चाहिए, we need resources to do that, right? So इन्हें बहुत ज़्यादा important है responsibly use करना, otherwise they will deplete, okay? Explain the resource curse, हम discuss कर चुके हैं, examples हमने discuss किया था resource curse क्या होते हैं। फैक्ट्रीज का example जो मैंने दिया था कि अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर अमाउंट की रिसोर्स फैक्ट्रीज अवेलेबल है, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट की रिसोर्सेज अबैंडनली अवेलेबल है, तो हमारे पास उसी सेक्टर की नॉलेज होगी। वी वुड हैव लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, वी वुड हैव लैक ऑफ स्किल्स अबाउट अदर रिसोर्सेज, सो दिस इज अ कर्स इफ वी हैव अबैंडन ऑफ समथिंग पर्टिकुलर रिसोर्सेज, सो दिस इज नॉट गारंटी दैट द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री विल ऑलवेज इंक्रीज। सिक्किम बिकेम 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन 2016, ओके, बिकॉज क्यों, कैसे बना था, बिकॉज गवर्नमेंट इम्पोज सम लीगल प्रोटेक्शन ऑन इट, ओके, यानी कि इम्पोर्ट बैन हो गया था केमिकल फर्टिलाइजर्स का, एंड दिस इज हाउ पीपल यूज टू स्टार्टेड यूजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, विद दैट दे बिकम अ ऑर्गेनिक स्टेट। What type of economy do consider social scientist support? Social scientist support यूज़ करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं होने चाहिए, ठीक है, यानी कि उनका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब ये इको फ्रेंडली बातें करते हैं कि जो इको हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, ओके। बाय माइट सम नेचुरल एलिमेंट्स डू नॉट कंसिडर रिसोर्सेज, क्यों कुछ एलिमेंट्स को हम रिसोर्सेज कंसिडर नहीं करते हैं, do not consider resources because they are not accessible to us, whether technology accessible, whether economic accessible, or whether culturally acceptable, okay, यानी कि इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो हमारे पास H2O है, ठीक है, तो हमारे पास भी नॉलेज नहीं है कि हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स लिख के वाटर बना सके, वरना वाटर की जो हमारे पास कमी है वही दूर हो जाएगी, ठीक है, अगर हमारे पास ये नॉलेज आ जाए तो, ठीक है। सो हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नॉलेज होनी चाहिए दैट हाउ वी हैव टू फॉर्म दैट रिसोर्स। What can stop people from cutting down trees, तो कैसे हम लोगों को रोक सकते हैं, बाय इम्पोजिंग लीगल प्रोटेक्शंस, ठीक है, लॉज बना दो कि आप ट्रीज कट नहीं कर सकते, डिफोरेस्टेशन इज नॉट अलाउड, ओके, दिस इज हाउ यू कैन स्टॉप। 3 फैक्टर्स बताने हैं कि रिसोर्स कैसे बनता है, तो कल्चरली एक्सेप्टेबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ओके।
व्हाट इज एनवायरमेंटल कंसर्न्स रिलेटेड टू सीमेंट प्रोडक्शन, तो इससे बहुत ज़्यादा एयर और सॉइल पोल्यूशन फैलता है, ठीक है, दिस यू कैन राइट, एयर एंड सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। और इसका एक फैक्टर ये भी है कि इसमें से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, और आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट ट्रैप करती है हमारे इन्वायरमेंट से, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट वार्म रहता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो बहुत ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर बन जाएगा, विच कैन कॉज ग्रीन इफेक्ट, ओके, जिससे हमारे अर्थ को डेफिनेटली हार्म हो सकता है। हम नेचुरल रिसोर्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, बहुत बार डिस्कस हो चुका है, जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, कल्चरली फीजिबल हो, ओरिजिन यूटिलिटी हो, हमारे पास वैल्यू हो उसकी, तो हम उसे नेचुरल रिसोर्स क्लासीफाई कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली हमारे पास फीजिबल होना चाहिए। एक्सेप्ट द टर्म रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, व्हेन वी कंजर्व रिसोर्सेज थ्रू अप्लाइंग, थ्रू मेकिंग अ प्रॉपर प्लानिंग, थ्रू डूइंग अ strategy, this is how we can conserve resources. And sustainable development, when we do a development to looking to showing concern about our future need development also, this is sustainable development, okay. And how does uneven distribution natural resources improve? So this is obvious, yeah, if resources will not available to everyone in equal amount, then someone will face good luxurious life and someone will not face good that luxurious life. So it is very important that everyone is able to get access of resources equally, okay, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कर्स क्यों है, ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी डिस्कस हो चुका है, एग्जांपल से आप लिख सकते हो इसमें। इंपॉर्टेंट टू मेंटेन नेचुरल रिदम ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्यों इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिदम मेंटेन करना, रिस्टोरेशन की, तो वरना भाई रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो जाएंगे अगर हम ये, ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे अगर हम रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का फंडा नहीं अपनाएंगे तो, ठीक है। बट लाइक टू द ग्राउंड वाटर क्राइसिस इन पंजाब एंड वाटर इट्स इफेक्ट्स, तो पंजाब में ग्राउंड वाटर इफेक्ट इसलिए हुआ था बिकॉज दे यूज टू यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर मोर देन द कैपेसिटी ऑफ दैट ग्राउंड, ओके, यानी कि उन्होंने अपनी फार्मिंग भी यूज़ किया, अलॉन्ग विद दैट डिड स्टार्टिंग यूजिंग इट फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस कॉजिंग एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, और 80% लैंड जो उनका ग्राउंड वाटर है वो तबाह हो चुका है, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो अभी बताया, फिर से बता देती हूँ, रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड हाउ कैन वी डू दैट, बाय मेकिंग अ प्रॉपर प्लानिंग, बाय मेकिंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, सो दैट वी आर एबल टू गेट दोज रिसोर्सेज अंटिल वी गेट alternate resource for that, okay. And sustainable development, when we use the resources by looking the future environment needs also, okay. Why are human beings resources, तो human beings resources क्यों है, तो ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज इसलिए हैं बिकॉज ह्यूमन्स आर ऑल्सो हेल्पिंग ईच अदर बाय रिसोर्सेज। वो सब चीज़ है आपके आसपास, जो भी मटेरियल है, जो भी एलिमेंट है, एवरीथिंग इज रिसोर्स इफ दैट इज सेटिस्फाइंग योर नीड, योर if that is giving you comfort, that is fulfilling your need, that is considered a resource. So humans are also helping us in lot of ways. आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करें, so they are helping you, they are fulfilling your knowledge needs. कोई डॉक्टर हो सकता है जो आपकी हेल्थ कंडीशन में आपकी हेल्प कर रहा है, तो उस वक्त आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, दैट इज प्रोवाइडिंग बाय अ डॉक्टर, तो वो ह्यूमन बींग्स है, दे आर नॉट मटेरियल, तो ह्यूमन्स आर ऑल्सो अ रिसोर्सेज, ओके। अच्छा क्वेश्चन था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंट टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेकिंग अ सब्सटेंस और रिसोर्स। टेक्नोलॉजी और टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी को भी रिसोर्स कंसिडर करने के लिए। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपको पता है वाटर जो रिवर फ्लो होती थी वो तो मिलियंस ऑफ ईयर से फ्लो होती आ रही है, लेकिन वो रिसोर्स तब बना जब हमने उस फ्लोइंग वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, ठीक है। तो टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस टाइम पर हमने और रिसोर्सेज को यूज़ करना सीखा, ठीक है। जब तक हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, तब तक वो रिसोर्स इस अर्थ पर ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी हाउ टू यूज़ दैट, ओके। सो दीज आर द वेरी टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच डिफाइंस अ रिसोर्स। एज ह्यूमन बींग्स हाउ कैन वी इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन बींग्स में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ध्यान रखते हुए कि आप रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ ना करें, एक्सेसिवली किसी रिसोर्स को यूज़ ना करें, ओके। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन एक्टिविटीज़। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, तो
ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा क्योंकि हर किसी को एक्सेस नहीं मिल पाएगा रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्स कर्ज क्यों है, सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बिकॉज दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बिकॉज अगर नेचुरल रिसोर्स कर्ज है इसलिए है बिकॉज रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट वो कर्ज बन जाता है ओके जब हम उसको एक्सेसिवली यूज़ कर लेते हैं। और इंडिया ने इसको कैसे एड्रेस किया है, इंडिया ने किसी भी पर्टिकुलर स्किल्स पर ध्यान ना देकर, मतलब किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज पर ध्यान न देकर सभी रिसोर्सेज पर इक्वली काम किया है। इंडिया में हर तरह की इंडस्ट्रीज़ है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, सब तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। यानी कि नेचुरल रिसोर्स कर्ज तब बनेगा जब आप किसी पर्टिकुलर अबैंडन रिसोर्सेज पर फोकस करो। ये क्यों पर नेचुरल तो मेंटेन करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्यों हमें कुछ सम स्पेशल environmental cost of what are some social and environmental cost of developing natural resources, तो social environmental cost बतानी है natural resource को डेवलप करने की, ठीक है। रिच आयुर्वेदा क्या होती है, एक प्लांट की स्टडी होती है जिसमें ऑर्गेनिक मेटल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वर्ड राइट द आउटकम्स ऑफ सिक्किम ट्रांजिशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिक्किम ट्रांजिशन हो गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर रूल्स बना दिए थे, इम्पोर्ट बैन कर दिया था केमिकल फर्टिलाइजर्स का, सो दे आर यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग कम्प्लीटली ऑन द लैंड, ओके। नेचुरल रिसोर्सेज कैसे क्लासीफाइड किए, नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है और टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिक ही फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल टर्म्स में। एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट बताना है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का, तो मैं फिर से बता चुकी हूँ कि सीमेंट इंडस्ट्रीज से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो कि हीट को जो कि अर्थ को एक्सेसिवली वार्म बना देती है, ओके। अर्थ बिकम्स एक्स्ट्रा वार्म, ठीक है, यानी कि इतना वार्म उसको होना नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है। क्या देखने के लिए मिलता है इसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और दूसरा फैक्टर्स आप क्या लिख सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा एयर और वाटर पॉल्यूशन होता है। वैसे मैं ऊपर लिख चुकी हूँ तो मुझे दोबारा लिखने की नीड नहीं थी, ठीक है, बट क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसलिए आपको ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है, ठीक है। Explain the difference between renewable and non-renewable resources with examples of from India, discuss their management, effective sustainable development, ठीक है। तो renewable resources वो होते हैं जो कि दोबारा से रीन्यू हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं विच कैन नॉट रिन्यू बाय देयर ओन, सो वी नीड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस रिसोर्सेज वेरी केयरफुली सो दैट दे डोंट डिप्लीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ग्राउंड वाटर यूजिंग द पंजाब केस। तो पंजाब केस बहुत बड़ा और परफेक्ट एग्जाम्पल है बताने के लिए कि अंडरग्राउंड वाटर को अगर हम ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ओके। पंजाब केस में आप लिख सकते हो कि उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, उन्होंने अपनी क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, उन्होंने वीट, आप लिख सकते हो कि उन्होंने वीट और राइस जैसी क्रॉप्स उगाए थे, ठीक है, वीट और राइस जैसे क्रॉप्स ग्रो किए थे जिनमें एक्सेसिवली वाटर चाहिए होता है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा वाटर वो यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अंडरग्राउंड वाटर से वो लेंगे क्योंकि पंजाब में तो इतना ज़्यादा वाटर भी नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करना स्टार्ट किया और अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आप लिख सकते हो इस फैक्टर के साथ, प्लस उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी वो अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ किया, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा ये एक्सरसाइज पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर प्रॉपरली, यू हैव अंडरस्टूड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर गोना टू कम इन योर एग्जाम्स। थैंक यू।